हारमुज की खाड़ी में बढ़ते तनाव, गोलियों की गूंज और समुद्र में मंडराते खतरे के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने हालात को पलट कर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर उस काली रात में ऐसा क्या हुआ कि दुश्मन के कब्जे में गया जहाज पलक झपकते ही आजाद हो गया। क्या यह सिर्फ कूटनीति थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? आइए बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं उस पूरी कहानी की तरफ जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हारमुज की उफनती लहरों पर जब संकट गहराया तो पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर भारत पर टिक गई। ईरान के एक्शन ने समुद्र में हलचल मचा दी थी। भारतीय नागरिकों से भरे विदेशी जहाजों को पकड़ना, भारतीय तिरंगे वाले टैंकरों को निशाना बनाना लगा जैसे ईरान किसी बड़े टकराव की तैयारी में है। लेकिन फिर वह खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक जहाज जिस पर 24 नहीं बल्कि पूरे 21 भारतीय नागरिक सवार थे, वह अचानक ईरानी कब्जे से मुक्त हो गया। हर कोई सन्न रह गया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। क्या हारमुज की उस काली रात में भारत के मार्कोस कमांडो ने कोई गुप्त मिशन अंजाम दिया? क्या ईरान की नाक के नीचे से उसी के इलाके में घुसकर भारत ने अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया कि तेहरान को झुकने पर मजबूर होना पड़ा? पूरी दुनिया अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, क्या मार्कोस कमांडो चुपचाप आए और अपने लोगों को छुड़ाकर ले गए? और क्या अब ईरान खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है? चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। यह कहानी अप्रैल 2026 के मध्य में शुरू होती है, जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर था। हॉर्मुज का यह इलाका, जो दुनिया के तेल और गैस के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, अचानक एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया था। और इसी तनाव के बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत की चिंताएं 7वें आसमान पर पहुंचा दी। दिन था 18 अप्रैल 2026 का। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के अशांत पानी में आईआरजीसी के युद्धपोतों ने अचानक एक ऐसी कार्रवाई की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, आपने सही सुना, उन जहाजों पर जिनके मस्तूल पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था। इन जहाजों के नाम थे सनमार हेराल्ड, एक तेल टैंकर, और जग अर्नव, एक बल्क कैरियर। वे अपने नियमित मार्ग से गुजर रहे थे, लेकिन ईरानी नौसेना ने उनके रास्ते में अड्डंगा डाला और उन्हें डराने के लिए निशाना बनाया। इस अचानक हुए प्रहार के बाद दोनों भारतीय जहाजों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे अपनी जान बचाकर फारस की खाड़ी में वापस लौट आएं। हालांकि इस घटना में भारतीय चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म बजा दिया था। यह पहली बार नहीं था जब किसी भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया हो, लेकिन इस तरह की सीधी गोलीबारी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। इस संकट को देखते हुए भारतीय नौसेना तुरंत हरकत में आ गई। फारस की खाड़ी में फंसे अन्य भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प के तहत युद्धपोतों को तैनात किया गया। नौसेना पूरी मुस्तैदी से स्थिति पर नजर रख रही थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। यह घटना तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, असली संकट तो अभी आना बाकी था। 18 अप्रैल की फायरिंग की घटना के ठीक 4 दिन बाद यानी 22 अप्रैल 2026 को हारमुज जलडमरू मध्य में तनाव अचानक और भी भयानक स्तर पर पहुंच गया। अभी तक तो यह सब सिर्फ डराने धमकाने के लिए हुआ था, लेकिन अब ईरान ने एक बहुत बड़ा और आक्रामक कदम उठा लिया। आईआरजीसी की नौसेना ने भारी हथियारों से लैस सैनिकों के साथ हारमुज से गुजरते हुए 2 विशाल विदेशी कंटेनर जहाजों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। यह कोई मामूली घटना नहीं थी, यह एक सीधी समुद्री जब्ती थी जिसने पूरी दुनिया के शिपिंग उद्योग को हिलाकर रख दिया। इन दोनों जहाजों में से एक था एपापेनोंडास, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था, और यह जहाज भारत की ओर आ रहा था। यह खबर भारत के लिए विशेष रूप से परेशान करने वाली थी, क्योंकि इसकी मंजिल भारतीय बंदरगाह थे। दूसरा जहाज था एमएससी फ्रांसिस, जिस पर पनामा का झंडा लगा था। यद्यपि ये दोनों जहाज सीधे तौर पर भारतीय नहीं थे और न ही इन पर तिरंगा लगा था, लेकिन जैसे ही इन जहाजों की जब्ती की खबर फैली, एक और बहुत बड़ी और चिंताजनक सच्चाई सामने आई, जिसने भारत सरकार के लिए इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील बना दिया। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि यद्यपि जहाज विदेशी थे, लेकिन इन पर सवार चालक दल के सदस्यों में एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की थी। दोनों जहाजों को मिलाकर कुल 22 भारतीय नागरिक अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कब्जे में थे। 22 भारतीय परिवार जिनके बेटे, पति या भाई समुद्र में अपना काम कर रहे थे, अब एक अनजाने खतरे के साए में थे। यह कोई कूटनीतिक मुद्दा नहीं था, यह 22 जिंदगियों का सवाल था।
इस खबर ने दिल्ली में बैठे अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी। अब भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना, और वह भी एक ऐसे देश से जिसके साथ उसके आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध तो थे, लेकिन जो इस समय बहुत आक्रामक रुख अपनाए हुए था। भारत ने इस कार्रवाई पर तुरंत और गहरी चिंता व्यक्त की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय हरकत में आया और ईरानी अधिकारियों के साथ कूटनीतिक रूप से संपर्क किया गया। भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया कि उसकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है। ईरानी पक्ष ने आश्वासन तो दिया कि वे भारतीय चिंताओं को तेहरान में उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन समुद्र में स्थिति अब भी अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई थी। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत इस अभूतपूर्व संकट से कैसे निपटता है। क्या भारत कूटनीति का रास्ता अपनाएगा या अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हम सभी को अपने देश और अपनी सेना की ताकत पर बहुत गर्व है। यूफोरिया जहाज की अचानक रिहाई और मार्कोस कमांडो की यह कहानी सचमुच भू राजनीति में भारत की बढ़ती धमक का एक बड़ा सबूत है। अगर आप सभी को भी हमारे कमांडो की जांबाजी और भारत की कूटनीति पर गर्व महसूस हो रहा है, तो हमारा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस रिहाई के पीछे आप किसकी ताकत देखते हैं। क्या यह हमारी कूटनीति की जीत थी या मार्कोस कमांडो का दम? अपनी राय सम्मानपूर्वक कमेंट्स में लिखें। अगर आप देश की ताकत और उसकी कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही सटीक और जानकारीपूर्ण खबरें हमेशा देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो के अगले भाग में हम उस एक भारतीय नागरिक की बात करेंगे जो अभी भी फंसा हुआ है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल की उस काली रात के बाद जब 22 भारतीय नागरिक ईरानी कब्जे में थे, पूरा भारत सदमे में था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हमारे लोग कभी वापस आ पाएंगे? लेकिन फिर वह खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया, जिसने भू राजनीति के बड़े बड़े पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक जहाज जिसका नाम यूफोरिया था, वह अचानक ईरानी नियंत्रण से मुक्त हो गया। और सबसे बड़ी बात, इस जहाज पर कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 21 भारतीय नागरिक सवार थे। यही वह क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को एक अलग नजर से देखा। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि यूफोरिया जहाज पर सवार चालक दल के सभी 21 भारतीय सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वे घर वापस आ रहे हैं। जरा सोचिए, जहां अभी कुछ ही घंटों पहले तक ईरान ने आक्रामक रूप से जहाजों को जब्त किया था, वहीं अचानक वह एक ऐसे जहाज को छोड़ देता है जिस पर सबसे ज्यादा भारतीय सवार थे। यह जहाज अब ईरान के तथाकथित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर ओमान और यूएई के तट के पास सुरक्षित पानी में पहुंच गया है। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, आखिर यह कैसे हुआ? क्या ईरान ने अचानक कूटनीति का रास्ता अपना लिया, या फिर समुद्र की उन काली लहरों के बीच कोई ऐसी गुप्त कार्रवाई हुई जिसकी खबर दुनिया को नहीं है? यही वह मोड़ है जहां हमारा शीर्षक और दर्शकों की उत्सुकता एक दूसरे से मिलती है। क्या भारत के सबसे खौफनाक और गुप्त मार्कोस कमांडो ने इस रिहाई में कोई भूमिका निभाई? मार्कोस यानी मरीन कमांडोज भारतीय नौसेना की वह गुप्त और घातक इकाई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे पानी के नीचे भी सांस ले सकते हैं और दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर सकते हैं। वे गुप्त ऑपरेशनों, आतंकवाद रोधी कार्यवाहियों और बंधक बचाव मिशनों के विशेषज्ञ हैं। यूफोरिया जहाज के अचानक रिहाई और मार्कोस कमांडो की सक्रियता ने कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। क्या हारमुज की उस काली रात में मार्कोस कमांडो ने डार्क मिशन अंजाम दिया? कयास तो यह भी है कि क्या मार्कोस कमांडो चुपचाप आए और उन्होंने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को एक ऐसा संदेश दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे? क्या भारत ने चुपचाप अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और तेहरान को झुकने पर मजबूर कर दिया? या क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत थी जिसे मार्कोस के साये ने और भी बड़ा बना दिया? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन यूफोरिया की रिहाई ने भारत की ताकत और उसकी कूटनीति के बारे में एक बहुत ही दमदार और प्रभावशाली संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। 21 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी निस्संदेह एक बहुत बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने देश को राहत की सांस दी और मार्कोस कमांडो के साये ने इसे और भी दमदार बना दिया। लेकिन जैसे ही जीत का जश्न थोड़ा धीमा पड़ा, एक और बहुत बड़ी और उदास करने वाली सच्चाई सामने आ गई। यह सच्चाई यह थी कि सभी भारतीय वापस नहीं आए थे। 22 भारतीयों के उस समूह में से केवल 21 लोग मुक्त हुए थे। एक भारतीय नागरिक, एक अकेला इंसान अभी भी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के पास था।
21 घर अब रोशन थे, लेकिन एक घर में अभी भी अंधेरा और खामोशी थी। एक भारतीय नागरिक जो लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज एपापिनोंडास पर सवार था, उसे ईरान ने नहीं छोड़ा था। यूफोरिया का चमत्कार इस एक भारतीय के लिए नहीं हुआ। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि एपापिनोंडास अभी भी ईरानी नियंत्रण में है और उस पर चालक दल का केवल एक भारतीय सदस्य सवार है। अब भारत की पूरी कूटनीतिक मशीनरी इस एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और रिहाई के लिए सक्रिय हो गई थी। कूटनीति की अब असली और कठिन परीक्षा थी। क्या 21 भारतीयों की रिहाई सिर्फ एक शुरुआत थी, या यह एक भारतीय अब एक बहुत बड़े भू राजनीतिक खेल में बंधक बन गया था? भारतीय अधिकारी इस नागरिक की सुरक्षा और कल्याण के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार और कूटनीतिक रूप से संपर्क में थे। यह भारत की कूटनीति और उसकी ताकत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, क्या कूटनीति इस एक भारतीय को वापस ला पाएगी, या फिर मार्कोस के साये को एक बार फिर सक्रिय होना पड़ेगा? लेकिन इस पूरे संकट ने मार्कोस के कयासों और कूटनीति के बीच एक और बहुत बड़े और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर कर दिया है। और यही वह मोड़ है जहां हमारे शीर्षक का दूसरा हिस्सा सच साबित होता है। होर्मुज में ईरान मुसीबत में फंसा। जी हां, आपने सही सुना। ईरान, जिसने आक्रामक रूप से जहाजों को जब्त किया था, अब खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और इस मुसीबत के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत। ईरान ने शायद सोचा था कि वह विदेशी झंडे वाले जहाजों को जब्त करके अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन उसने भारत की प्रतिक्रिया और उसकी ताकत को कम आंका। यूफोरिया की अचानक रिहाई, चाहे कूटनीति हो या कुछ और, पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे गई है कि भारत अब एक ऐसा देश नहीं है जो अपने नागरिकों को संकट में छोड़ दे। भारत की त्वरित प्रतिक्रिया, मार्कोस की सक्रियता और उसकी दमदार कूटनीति ने ईरान को भू राजनीतिक स्तर पर बैकफुट पर धकेल दिया है। ईरान के लिए यह संकट अब दोहरा हो गया है। एक तरफ वह अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे संघर्ष में है, और दूसरी तरफ उसने एक बहुत बड़े और पुराने मित्र देश भारत को भी नाराज कर दिया है। ईरान को शायद अंदाजा नहीं था कि भारतीय नौसेना की सक्रियता और मार्कोस का साया उसके हॉर्मुज के रणनीतिक इलाके को और भी असुरक्षित बना देगा। यूफोरिया की रिहाई ने यह साफ कर दिया है कि ईरान अब भारत की ताकत और उसकी कूटनीति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कयास तो यह भी है कि क्या यह रिहाई ईरान की कूटनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि वह एक साथ 22 मोर्चों पर नहीं लड़ सकता। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन हॉर्मुज में ईरान अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने एक ऐसे देश की ताकत का सामना किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह चुपचाप आता है, अपनी ताकत दिखाता है और अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाता है। और अब पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, क्या भारत की यह ताकत और उसकी कूटनीति उस एक फंसे हुए भारतीय को भी वापस ला पाएगी? और क्या हॉर्मुज में ईरान की मुसीबत अब और भी बढ़ने वाली है? होर्मुज की उफनती लहरों के बीच से आई यह खबर भू राजनीति के बड़े बड़े पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। 21 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी, मार्कोस का साया और ईरान की कूटनीतिक मजबूरी, यह पूरी कहानी भारत की बढ़ती ताकत और उसकी दमदार कूटनीति का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली सबूत है। यूफोरिया का चमत्कार कूटनीति का नतीजा था या कुछ और, लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब एक ऐसा देश नहीं है जो अपने नागरिकों को संकट में अकेला छोड़ दे। भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और उसकी नौसेना की सक्रियता ने पूरी दुनिया को एक दमदार संदेश दे दिया है कि जब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम जीत का जश्न मना रहे हैं, हमें उस एक भारतीय नागरिक को नहीं भूलना चाहिए जो अभी भी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पास है। 21 जिंदगियां सुरक्षित हैं, लेकिन एक जिंदगी अभी भी खतरे में है। भारत सरकार और उसकी कूटनीति अभी से एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और रिहाई के लिए पूरी ताकत से सक्रिय है। कूटनीति की यह असली और कठिन परीक्षा है। क्या भारत की यह कूटनीतिक जीत उस एक फंसे हुए भारतीय को भी वापस ला पाएगी? हम सब बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह एक भारतीय नागरिक भी जल्द से जल्द अपने घर, अपने परिवार के पास वापस आ जाए। इस पूरे संकट ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में ईरान मुसीबत में फंस गया है। उसने भारत की ताकत और उसकी कूटनीति को कम आंका, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूफोरिया की रिहाई ने भारत की ताकत और उसकी कूटनीति के बारे में एक नया अध्याय लिख दिया है। कयास तो यह भी है कि क्या यह रिहाई ईरान की कूटनीतिक मजबूरी थी, या फिर समुद्र की उन काली लहरों के बीच कोई ऐसी गुप्त कार्रवाई हुई जिसकी खबर दुनिया को नहीं है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन हॉर्मुज की लहरें अब भारत की ताकत और उसकी कूटनीति के नए किस्से सुना रही हैं। और अब पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, क्या भारत की यह ताकत और उसकी कूटनीति उस एक फंसे हुए भारतीय को भी वापस ला पाएगी? और क्या हॉर्मुज में ईरान की मुसीबत अब और भी बढ़ने वाली है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है।
क्योंकि संकट का वह हिस्सा जिसे दुनिया ने सिर्फ खबरों में देखा, उसके पीछे चल रही परतें कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थीं। जिस एक भारतीय नागरिक के फंसे होने की बात सामने आई, वही अब इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन चुका था। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में देर रात तक चल रही बैठकों में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं थी, यह भारत की साख, उसकी विश्वसनीयता और उसके उस वादे की परीक्षा थी जो वह अपने नागरिकों से करता है कि चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारी लगातार हालात का विश्लेषण कर रहे थे। हर सूचना, हर संकेत को बहुत बारीकी से देखा जा रहा था, क्योंकि अब कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाना भारी पड़ सकता था। ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान बहुत सीमित थे, लेकिन अंदर खाने जो गतिविधियां चल रही थीं, वे किसी बड़े दबाव की ओर इशारा कर रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा अब तेजी से उठने लगा था। कई बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ भारत या ईरान का मामला नहीं था, यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की धुरी था। ऐसे में भारत ने एक बेहद संतुलित रणनीति अपनाई। एक तरफ उसने कूटनीतिक चैनलों को पूरी तरह सक्रिय रखा, वहीं दूसरी तरफ समुद्र में अपनी उपस्थिति को भी और मजबूत कर दिया। भारतीय नौसेना के जहाज अब सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे थे, बल्कि हर संभावित स्थिति के लिए तैयार थे। यह एक ऐसा संतुलन था जहां ताकत का प्रदर्शन भी था और संयम का संदेश भी। इसी बीच खुफिया एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। हर छोटे से छोटे इनपुट को जोड़ा जा रहा था, जहाज की लोकेशन, उस पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की संख्या, उनके मूवमेंट्स और सबसे अहम उस भारतीय नागरिक की स्थिति। यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का काम नहीं था, बल्कि हर जानकारी के पीछे छिपे संकेत को समझना भी उतना ही जरूरी था। क्या उस नागरिक को सुरक्षित रखा गया है? क्या उसे किसी और जगह शिफ्ट किया गया है? क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा है? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब तलाशे जा रहे थे। दूसरी तरफ भारत की कूटनीति ने एक बेहद शांत लेकिन प्रभावी रफ्तार पकड़ ली थी। तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में था। संदेश साफ था, भारत किसी टकराव की तलाश में नहीं है, लेकिन अपने नागरिक की सुरक्षा के मामले में वह किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। बातचीत के हर दौर में शब्द बहुत सावधानी से चुने जा रहे थे, क्योंकि यहां हर वाक्य का असर दूर तक जा सकता था। यह वही स्थिति थी जहां एक गलत शब्द पूरे समीकरण को बदल सकता था और एक सही संकेत हालात को सामान्य कर सकता था। इसी दौरान कुछ ऐसे संकेत भी सामने आने लगे जिन्होंने इस पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया। समुद्र में भारतीय नौसेना की कुछ गतिविधियां अचानक तेज हो गई, कुछ जहाजों की पोजीशन बदली गई, कुछ नए जहाज उस क्षेत्र में पहुंचे और कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी हुए जिन पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया। यह सब महज संयोग नहीं हो सकता था। जानकारों का मानना था कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, एक ऐसा दबाव जो बिना शोर किए बनाया जाता है, लेकिन जिसका असर सामने वाले को साफ महसूस होता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि भारत ने कहीं भी आक्रामक बयानबाजी का सहारा नहीं लिया। न तो कोई खुली धमकी दी गई और न ही कोई ऐसी बात कही गई जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। लेकिन इसके बावजूद जो संदेश गया वह बेहद स्पष्ट था। यह वही कूटनीति थी जिसमें शब्द कम होते हैं और संकेत ज्यादा बोलते हैं। और शायद यही कारण था कि धीरे धीरे हालात में बदलाव के संकेत दिखने लगे। ईरान के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी थी। कुछ लोग इसे एक रणनीतिक कदम मान रहे थे, तो कुछ इसे एक अनावश्यक जोखिम बता रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था और भारत ने जिस संतुलित तरीके से अपनी स्थिति को रखा था, उससे यह साफ हो गया था कि यह मामला अब ज्यादा देर तक खिंच नहीं सकता। हर गुजरते दिन के साथ यह सवाल और बड़ा होता जा रहा था कि आखिर इस एक भारतीय नागरिक का क्या होगा। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। कुछ अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने हॉर्मुज के रास्ते अपने जहाज भेजने पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। बीमा कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिए और कुछ ने तो इस मार्ग को अस्थायी रूप से हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ने लगा। यह वह दबाव था जो किसी एक देश द्वारा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम द्वारा बनता है। और यही वह बिंदु था जहां ईरान के लिए स्थिति और जटिल हो गई। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाने की बजाय इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। एक ऐसा अवसर जहां वह अपनी जिम्मेदार और संतुलित शक्ति की छवि को और मजबूत कर सकता था। हर बयान, हर कदम में यह साफ झलक रहा था कि भारत सिर्फ अपने नागरिक को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की भी भूमिका निभा रहा है। यह वही दृष्टिकोण था जो किसी देश को एक क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक प्रभाव वाले देश में बदलता है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उम्मीद अब भी कायम थी।
हर नई सुबह के साथ यह उम्मीद और मजबूत हो जाती थी कि शायद आज कोई सकारात्मक खबर आएगी। उस एक भारतीय नागरिक का परिवार भी लगातार संपर्क में था। उनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। और शायद यही वह भावना थी जिसने इस पूरे मिशन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। आखिरकार वह क्षण भी आया जब हालात ने एक नया मोड़ लिया। संकेत मिलने लगे कि बातचीत अब अंतिम चरण में है। दोनों पक्ष एक ऐसे समाधान के करीब पहुंच रहे हैं जो बिना किसी टकराव के इस संकट को खत्म कर सकता है। यह वह क्षण था जहां धैर्य, रणनीति और संतुलन तीनों की असली परीक्षा हो रही थी। इस पूरी कहानी ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं मापी जाती। असली ताकत वह होती है जो सही समय पर सही फैसला ले सके, जो बिना शोर किए अपना प्रभाव बना सके और जो अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर सके। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में यही दिखाया। अब सबकी नजरें उस आखिरी कदम पर टिकी थीं, वह कदम जो इस पूरी कहानी को एक पूर्ण विराम देगा। क्या वह एक भारतीय नागरिक भी सुरक्षित वापस आएगा? क्या यह कहानी एक और राहत भरे अंत तक पहुंचेगी, या फिर इसमें अभी कुछ और मोड़ बाकी है? समय इसका जवाब देगा, लेकिन इतना तय है कि होर्मुज की इन लहरों ने एक नई कहानी लिख दी है। एक ऐसी कहानी जिसमें साहस है, रणनीति है और सबसे बढ़कर अपने लोगों के लिए खड़े रहने का अडिग संकल्प है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।